हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते पहलाग। मैं अशोक जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का नमस्ते उत्तराखंड अशोक जोशी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ऑफलाइन क्लासेस से तो आप जुड़ सकते हैं बीजीआर कैंपस पौड़ी गढ़वाल के टीटी हॉल में। प्रेरणा निशुल्क कोचिंग जो कि जिला प्रशासन पौड़ी के सहयोग से संचालित की जा रही है। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड जो यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी के जो एग्जाम है और जो एग्जामों में आजकल जो नया पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, काफी ट्रिकी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उन पर आधारित हम टॉप 20 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। काफी डिटेल्ड में उनके सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। और ऐसे 20 क्वेश्चन साथियों, इनकी प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों के एक प्रकार से मार्गदर्शन का कार्य भी करेंगे कि किस प्रकार के जो है क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, किस प्रकार का पैटर्न चल रहा है और किन किन टॉपिकों से कैसे क्वेश्चन बन रहे। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के इन 20 क्वेश्चनों पर, नवीन पैटर्न पर आधारित उत्तराखंड के टॉप 20 क्वेश्चंस और जिनके डिटेल्ड सॉल्यूशन पर भी हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से जो पहली स्लाइड है हमारी, स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है। और इसमें देख सकते हैं आप जो स्टेटमेंट जो पहला है कथन एक, तो कथन एक देख सकते हैं साथियों आप, लिखा गया है गोरखा काल से संबंधित ये क्वेश्चन है। हमें पता है कि हमारे उत्तराखंड में गोरखाओं का राज स्थापित हुआ जो नेपाल से थे। तो उनसे ये क्वेश्चन है कि गोरखा काल में, जब गोरखाओं का काल था, तो गोरखा काल में एक जो पुंगाड़ी हुआ करता था यह भूमिकर था। पहला जो है आप समझिए, पुंगाड़ी नाम का एक भूमिकर था और इसी कर से जो है सैनिकों का वेतन जो है इसी कर से दिया जाता था। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है और कहा गया है कि गोरखाओं के काल में पुंगाड़ी नाम का एक भूमिकर हुआ करता था और इसी कर से जो सैनिक हुआ करते थे उनका वेतन दिया जाता था। दूसरा जो स्टेटमेंट है, दूसरा जो कथन है वो है कि गोरखाओं के युग में या गोरखाओं के काल में जो घी कर है वह दुधारू पशुओं, जो दुधारू पशु है उनके स्वामियों से या उनके मालिकों से लिया जाता था। तो ये दो कथन दिए गए हैं और इन दोनों कथन में गोरखाओं की कर व्यवस्था से संबंधित यह स्टेटमेंट है, जिसमें हम पहला स्टेटमेंट देख रहे हैं कि गोरखाओं के काल में जो है पुंगाड़ी एक भूमिकर था और इससे जो है सैनिकों का वेतन दिया जाता था। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है कि गोरखाओं के युग में एक कर घी कर हुआ करता था जो दुधारू जो पशु है उनके स्वामियों से लिया जाता था। अब हमने यह जज करना है, यह देखना है कि क्या यह जो दोनों स्टेटमेंट है यह सही है या गलत है। तो यदि हमने पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से हम इसका विश्लेषण कर सकते। तो दोनों ही जो कथन है दोस्तों यह सही है। जो पुंगाड़ी जो कर होता था यह एक भूमि कर हुआ करता था और इसी कर से जो सैनिक है गोरखा काल में उन सैनिकों का वेतन दिया जाता था। तो कथन एक तो सही है। अब हम दूसरे कथन पे गौर करें तो घी कर, बिल्कुल जो घी कर है वह दुधारू पशुओं के जो स्वामी है उनसे लिया जाता था। हमें पता है कि जो दुधारू पशु है और दुधारू पशु दूध मट्ठा वगैरह जो है और उसी से जो है हमारा घी तैयार किया जाता है। तो एक ट्रिकी वे में हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से जो है वक्तव्य या कौन से स्टेटमेंट सही है, तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा दोनों कथन 1 और 2 सही है। हमें पता है कि यदि गोरखाओं के काल पे हम थोड़ा डिस्कस करें तो मैं बताना चाहूंगा कि सन जो है 1790 में गोरखाओं का राज कुमाऊं में स्थापित हुआ। कुमाऊं में जो है गोरखाओं का राज स्थापित हुआ और देन जो है वर्ष 1804 में गढ़वाल में जो है गोरखाओं का राज स्थापित होता है, गढ़वाल में। और इस प्रकार 1804 में संपूर्ण जो है उत्तराखंड में, संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखाओं का राज स्थापित होता है। तो हमें याद रखना है सबसे पहले 1790 में जो है कुमाऊं में इनका आधिपत्य स्थापित हुआ, देन 1804 में गढ़वाल पर, और गढ़वाल के साथ ही संपूर्ण उत्तराखंड पे जो है इनका राज स्थापित हुआ। जब 1804 में हम देखते हैं कि 14 मई वर्ष जो है 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, निर्णायक युद्ध, और जिसमें हमारे गढ़वाल के जो पवार वंश के 54वें राजा थे पद्मवंश सिंह, वह वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो आफ्टर देन गढ़वाल में भी गोरखाओं का राज स्थापित होता है और वर्ष जो है 1815 तक इनका राज जो है उत्तराखंड में रहा और 1815 के बाद फिर जो है अंग्रेज आते। तो इनके काल के तमाम कर व्यवस्थाओं पे दोस्तों यदि हम बात करें तो और भी कर थे, जैसे जो है एक कर था टीका भेंट। तो जो टीका भेंट नामक कर हुआ करता था यह जो है शुभ अवसरों पर लिया जाता था गोरखाओं के काल में। शुभ जब अवसर होते थे तो शुभ अवसरों पर, या
अन्य करों की यदि हम बात करें तो एक कर हुआ करता था मरोकर, तो मरोकर जो है पुत्रहीन, जो पुत्रहीन व्यक्ति थे तो उन पुत्रहीन जो है व्यक्तियों पर जो है यह कर लगाया जाता था मरोकर। साथ ही साथ रहता कर जो है जो घर छोड़कर बाहर गए हैं तो उन पर जो है रहता कर जो है लगाया जाता था। साथ ही साथ एक कर होता था बहता कर, तो जो बहता कर होता था यह होता था छिपाई गई संपत्ति पर लगाया गया कर। तो ऐसे तमाम गोरखाओं के काल में हम जो है कर व्यवस्था को देखते हैं, उनके अलग अलग कर जो है अलग अलग चीजों पर लगाए गए थे। तो अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यह पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और यह दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वह सुमेलित है, अर्थात जो है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों हमने थोड़ा गौर करना है कि अर्थात जो क्वेश्चन है वह पूछा क्या जा रहा है, सुमेलित पूछा जा रहा है या सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। तो ध्यान पूर्वक हम पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा, जो ये नीचे कुछ जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो मैच है वह सुमेलित नहीं है। तो यह हमारे राज्य के कुछ जो है लोक आभूषण दिए गए हैं इस सूची में, और दूसरा है शरीर का हिस्सा, शरीर के किस अंग में वह आभूषण धारण किया जाता है। तो देखिए मूर्खली जो है कान में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है बुलाक, दोस्तों बुलाक नाक में पहना जाता है जिसको हम बिसार भी कहते हैं, तो बिसार या जो बुलाक है वह नाक का आभूषण है। देन हम देखते हैं हसुला, तो हसुला जो है गले में पहना जाता है, जो हमारे बुजुर्ग हम देखते हैं कि दादी लोग हैं पुराने जमाने के, तो उनके गले में आज भी हमें हसुला दिखता है। नेक्स्ट लिखा है चरियो, और चरियो कमर में जो है दिखाया गया है कि कमर में जो है पहना जाता है, तो दोस्तों यह गलत है, यह युग्म जो है। तो और वही पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इस प्रकार डी, जो युग्म डी है यह सुमेलित नहीं है। जो चरियो जो आभूषण है जिसको हम चरियो कह रहे हैं, चरियो या चरे, यह आभूषण दोस्तों जो है हमारा कमर में नहीं पहना जाता है, यह गले में पहना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि जो चरियो नामक आभूषण है और कहाँ पहना जाता है, तो गले में पहना जाता है। तो इसका सही जवाब होना था गले में, लेकिन यहाँ पे गलत जो है मैच किया गया है कि चरियो नामक आभूषण कमर में पहना जाता है। तो इस प्रकार यह उत्तराखंड के जो लोक आभूषण है उनसे संबंधित क्वेश्चन। आगे हम बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग, जो उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग है, इस उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग का जो है गठन कब हुआ, कब अस्तित्व में आया। तो दोस्तों इसका सही जो जवाब है वो है 13 मई 2013 को जो उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग है इसका जो गठन है यह कब होता है। तो यह हमें याद रखना है कि 13 मई 2013 को उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग का गठन होता है। और इसके जो है प्रथम अध्यक्ष भी आप याद रखेंगे कि जो है उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे तो वह कौन थे, तो वह विजेंद्र जैन जी थे, न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन। तो विजेंद्र जैन तो जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह राज्य मानवाधिकार आयोग के जो है हमारे प्रथम अध्यक्ष थे, जिनका नाम विजेंद्र जैन जी था। और जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, तो महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा, राज्यपाल जी के द्वारा जो है, राज्यपाल द्वारा, गवर्नर के द्वारा जो है जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उनके जो है अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और सदस्यों की भी नियुक्ति की जाती है। यदि बात करें हम कि जो है वर्तमान में हमारे उत्तराखंड जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति अखिलेश चंद्र शर्मा जी, न्यायमूर्ति अखिलेश चंद्र शर्मा जी वर्तमान में है अभी अध्यक्ष। तो वर्तमान अध्यक्ष की यदि हम बात करें वर्तमान में, तो न्यायमूर्ति अखिलेश चंद्र शर्मा, अखिलेश चंद्र शर्मा, अखिलेश चंद्र शर्मा। तो न्यायमूर्ति अखिलेश चंद्र शर्मा जी अभी वर्तमान में उत्तराखंड राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और पहले कौन थे, तो विजेंद्र जैन जी थे। और कब अस्तित्व में आया, तो 13 मई वर्ष 2013 को हमारा उत्तराखंड राज्य मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया। आगे हम बढ़ेंगे, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन की तरफ। असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा असुमेलित युग्म है या असंगत युग्म है उसका चयन हमने करना है। तो साथियों देख सकते हैं आप कि राज्य में कुछ दिए गए हैं कि बिखोती हो गया, डांडा, देवराणा, यह मेले हैं। तो बिल्कुल यह सही है। जैसे हमें पता है कि जो शालदे बिखोती मेला लगता है हमारा, शालदे बिखोती, तो शालदे बिखोती का जो मेला लगता है यह अल्मोड़ा में लगता है, अल्मोड़ा में।
अल्मोड़ा में। साथ ही साथ जैसे एक बिखोत का मेला हमारा रुद्रप्रयाग में भी लगता है अगस्त मुनि में। बिखोत तो बिखोत जो है हमारा अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में। साथ ही साथ लिखा है इसमें जो है डांडा देवराना। तो डांडा देवराना भी एक मेला है जो आपका उत्तर काशी में लगता है, उत्तर काशी में, जिसको जो है डांडा देवराना जो है यात्रा के नाम से डांडा देवराना जो है मेला कहते हैं। डांडा की यात्रा भी इसको कहते हैं। तो यह मेले हैं। दूसरा है जागेश्वर, बागनाथ और मलयनाथ, यह मंदिर है। बिल्कुल हमें पता है कि जो जागेश्वर उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, 124 मंदिरों का समूह, और कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में हमारा जागेश्वर मंदिर समूह है। नेक्स्ट हम देखते हैं बागनाथ। तो बागनाथ जो है हमारा बागेश्वर में है, बागेश्वर। और मलयनाथ जी का जो मंदिर है यह पिथौरागढ़ में है, डीडी हाट में, पिथौरागढ़। तो यह जो है तीनों मंदिर है, सही है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कोटी बनाल जो है यह माप इकाई है, और इसमें पूछा गया है असंगत युग्म। तो असंगत जो युग्म है वह हमारा विकल्प सी है कोटी बनाल। दोस्तों कोटी बनाल मापन इकाई नहीं है। कोटी बनाल जो है हमारे राज्य में एक भवन निर्माण शैली है, भवन निर्माण शैली। और जो है किस प्रकार के भवन? तो जो भूकंप रोधी भवन है, भूकंप रोधी भवन निर्माण की एक शैली है, भवन निर्माण शैली। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड अति संवेदनशील जोन में आता है, जोन 4 और 5 में। और कोटी बनाल दोस्तों यदि और डीप बताऊं मैं तो कोटी बनाल एक गांव है उत्तरकाशी में, और लगभग 4 से 5 मंजिला ये जो है एक भवन है। तो यही से ये शैली विकसित हुई थी। तो कोटी बनाल हमारा जो है एक भवन निर्माण की शैली है, भूकंप रोधी, मापन इकाई नहीं है। नेक्स्ट है जाड़ हो गया, रंग हो गया, सौका, जनजातीय समुदाय। तो बिल्कुल जो है यह भोटिया जनजाति की उपजातियां है। जैसे जाड़ हमारी जो है उत्तरकाशी में जो है निवास करती है। रंग हमारा जो है पिथौरागढ़ हो गया, पिथौरागढ़। और जो है सौका भी जो है हमारा जो चमोली वाला जो एरिया है, इसमें मारछा, तोरछा, सौका, ऐसे तमाम जो है जनजातीय समुदाय और जो है भोटिया जनजाति की उपजातियां हैं। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों ये उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित यह क्वेश्चन है कि जो कत्यूरी राजवंश है, तो कत्यूरी राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? हमें पता है कि कत्यूरी राजवंश को जो है हम कार्तिकेयपुर राजवंश भी कहते हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश। और साथियों कार्तिकेयपुर जो राजवंश है इसकी जो प्रारंभिक राजधानी, तो इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी यह थी हमारी जोशीमठ, ज्योतिर्मठ। उसी को जो है कार्तिकेयपुर भी कहा जाता था। तो जो है हमारा जोशीमठ जिसे अब हम ज्योतिर्मठ कह रहे हैं। बाद में जो है राजधानी जो है वो हो गई कत्यूर घाटी बैजनाथ बागेश्वर में जो है इनकी राजधानी गई। और बाद में हमें पता है कि जो है जो कत्यूरी वंश है, इस कत्यूरी राजवंश के जो संस्थापक वो थे दोस्तों बसंत देव, जिन्हें जो है वासुदेव भी कहा गया है। और इसके जो अंतिम शासक थे, यदि हम बात करें कि कत्यूरी वंश के जो अंतिम शासक उनका नाम था ब्रह्मदेव या जो है वीरम देव भी जो है, जिनका नाम मिलता है ब्रह्मदेव अथवा वीरम देव। और काफी जो है निरंकुश शासक थे, अंतिम शासक। और जैसे ब्रह्मदेव के बाद जो है जो अंतिम शासक थे, इनके बाद जो कत्यूरियों की जो मुख्य शाखा थी वो कई छोटे शाखाओं में बट गई। तो उसके बाद जो राजधानी है, जो शाखाएं है, अस्कोट हो गया, रानी बाग हो गया, सीराकोट हो गया, ऐसे तमाम जो है एरिया में अपना शासन करने लगी। तो इस प्रकार कार्तिकेयपुर, कत्यूर घाटी और अस्कोट, इन तीनों जगह जो है इनकी राजधानी रही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि जो है जैसे मैंने कहा कि जो है मुख्य शाखा जब डिवाइड होगी तो और जगह भी जो है कत्यूरी वंश की जो शाखाएं है वह स्थापित हुई। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। और यह बांध से संबंधित है हमारा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा बांध या कौन सा जो है बैराज हमारा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, जो हमारा तराई का जिला है, उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। तो पहला है बौर बांध। तो बौर बांध दोस्तों जो है उधम सिंह नगर में ही है। नेक्स्ट है हरिपुरा बांध या हरिपुरा जलाशय, यह भी जो है उधम सिंह नगर में है। नेक्स्ट है तुमड़िया बांध। दोस्तों जो तुमड़िया बांध है यह हमारा काशीपुर में है, याद रखेंगे आप, काशीपुर में। और जो है किस नदी पर है? तो ढेला नदी पर है, ढेला नदी पर।
तो जो है साथियों जो काशीपुर है यह भी हमारा उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यह जो तीनों बांध या जो बैराज है यह हमारे जनपद जो है उधम सिंह नगर में है। यह तीनों जो है हमारे उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है और जो तराई में सिंचाई के एक प्रमुख साधन है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब उपरोक्त सभी जो है हो जाएगा कि ये तीनों जो है हमारे कहाँ है, उधम सिंह नगर में है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और 7 जो है यह हमारा गढ़वाल के इतिहास और पवार वंश से संबंधित है। और काफी बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि जो मुगल शहजादे सुलेमान सिको, दारा सिको के पुत्र का नाम था सुलेमान सिको, और ने गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली। गढ़वाल के नरेश जो है पृथ्वीपति शाह जो कि महीपति शाह के पुत्र थे, इन्होंने जो है मुगल शहजादे सुलेमान सिको को जो है गढ़वाल में शरण दी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले वह जब कुमाऊं में भी गए, वहां पे बाज बहादुर चंद थे, तो उन्होंने कहा कि जाओ आप गढ़वाल में जाओ, वहां शरण ले लो, क्योंकि जो है। अब आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो कथन है स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है। दूसरा कथन है कि महीपति शाह के बाद पृथ्वीपति शाह के नाबालिग होने के कारण रानी कर्णावती उनकी संरक्षिका बनी। अब जो पृथ्वीपति शाह है दोस्तों, यह काफी कम उम्र में जो है गद्दी इन्हें मिल गई थी। तो काफी कम उम्र में होने के कारण इनकी एक संरक्षिका थी, इनकी माताजी, जिनका नाम था रानी कर्णावती, और इनकी संरक्षिका बन गई। तो दोनों ही बातें सही है। तो इस प्रकार से दोनों कथन 1 और 2 जो है हमारा सही है कि जो है जो आपका मुगल शहजादे सुलेमान सिको है, दारा सिको के पुत्र, उनको पृथ्वीपति शाह ने गढ़वाल में शरण दी। ये कई बार आ रखा क्वेश्चन। और दूसरा है कि जो महीपति शाह के पुत्र का नाम था पृथ्वीपति शाह, वह जिन्होंने शरण दी वह काफी कम उम्र में गद्दी पर बैठे। तो जब कम उम्र में बैठे, नाबालिग थे, तो इनकी संरक्षिका थी इनकी माता, जिनका नाम था रानी कर्णावती, इनकी संरक्षिका बनी। और रानी कर्णावती के बारे में यदि मैं बताऊं तो इन्हें गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी जो है रानी के नाम से भी जाना जाता है, नक्कटी रानी भी कहा जाता है। और जो नाक, क्योंकि इन्होंने मुगल सेना का जो है बिल्कुल जमकर जो है डट कर सामना किया, और इनकी जो सेनापति थी रानी कर्णावती की सेनापति का नाम था बेग मुगल। तो बेग मुगल ने इनको यह जो है सजेस्ट दिया कि आप इनकी नाक काट दो, तो इसलिए जो है इनको गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी भी कहा जाता है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी कई बार आ चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां वाला जो क्वेश्चन है साथियों, खेल खिलाड़ियों से संबंधित है। और हर एग्जाम में लगभग जो है खेल खिलाड़ियों से हमारे क्वेश्चन बनते। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि सही उत्तर चुनिए। एक तरफ लिखे गए हमारे कुछ खिलाड़ी, दूसरा है उन खिलाड़ियों से संबंधित खेल के, अर्थात जो खिलाड़ी है वह किस खेल से संबंधित है। जैसे हम देखेंगे कि सबसे पहले है चंद्रप्रभा ऐतवाल जी। तो चंद्रप्रभा ऐतवाल जी बिल्कुल माउंटेनरिंग पर्वतारोहण से संबंधित है, यह सही है। दूसरा है जसपाल राणा। तो जसपाल राणा जी जो है निशानेबाजी से संबंधित है। कई गीतों में भी हमने देखा है, नेगी जी का एक गीत है कि बंदूक या जसपाल राणा शिस्त साधी दे निशाणु साधी दे, उत्तराखंड में बाग लगी बाग मारे दे। तो हमें पता है कि हमारा उत्तराखंड जो पर्वतीय क्षेत्र है आज भी जो है मानव वन्य जीव संघर्ष चल रहा है, कहीं भालू का आतंक, कहीं बाघ का आतंक। तो जब जो है उस दौरान जो है बाघ लगा हुआ था, तो जसपाल राणा जी राष्ट्रमंडलीय खेलों में खूब जो है मेडल जीत रहे थे, खूब निशानेबाजी में जो है पारंगत रूप से जो है अपना दमखम दिखा रहे थे। तो इस बीच जो है गढ़वाल के लोगों ने कहा कि जसपाल राणा जी तो हमारे ही उत्तराखंड से है, टिहरी से है जसपाल राणा जी, तो यह जो है जब इतने पारंगत निशानेबाज है तो यह क्यों नहीं हमारे इस बाघ को जो है मार लेते, जिन्होंने तमाम इस आदमखोर जो है बाघ को, इस मनस्वाग को। तो फिर जो है उन्होंने कहा यदि वह मेडलों के लिए खेलता है तो हम जो है अपने सोने की जो ये नथुलिया है इनको गलाकर उसे मेडल दे देंगे, लेकिन बाघ को तो कम से कम जो है उस बाघ पे जो है गोली चला दो, उस मनस्वाग को, या जो आदमखोर बाघ है। तो आगे उसकी पंक्तियां है कि नथुलियो गले की त्वे सोना का मेडल द्योला, और जब तक रहेंगे जीवित राणा तेरा नाम लेंगे। तो इस प्रकार से जसपाल राणा जी निशानेबाजी से समझ। नेक्स्ट है परिमार्दन नेगी जी शतरंज से है, बिल्कुल सही है। और विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल से। तो दोस्तों चारों विकल्प सही है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो देख सकते हैं आप इस ऑप्शन में कहाँ पे है, यह है विकल्प बी, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया कंप्लीट, कुछ खेल और खिलाड़ी। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और जो 9वां क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से हिल यात्रा से संबंधित कुछ पात्र दिए गए, इधर आप देख सकते हैं हिल यात्रा। तो हिल यात्रा, हिल का अर्थ होता है दलदली, तो दलदली भूमि पर किया जाने वाला खेल या नृत्य हिल यात्रा
से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन हिल यात्रा से संबंधित है? कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन किए। कुछ पात्र दिए गए। हिल यात्रा सबसे पहली बात जो है दोस्तों यह पिथौरागढ़ में जो है, पिथौरागढ़ में लगता है, पिथौरागढ़ में। और इसको नेपाल से आयातित माना जाता है कि नेपाल से आ रखा। हमें पता है कि पिथौरागढ़ एक सीमांत जिला है, चीन से और नेपाल से सीमाएं लगती है, बीच में जो है नेपाल से सीमा का जो निर्धारण करती है वो काली नदी करती है। तो नेपाल से आयातित, और नेपाल में हिल यात्रा को इंदर यात्रा कहते हैं दोस्तों, इंदर यात्रा, इंदर यात्रा, इंदर यात्रा याद रखेंगे आप। और इसमें जो है कुछ पात्र हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लखिया भूत भी है, हिरण चीतल भी है, और साथ ही साथ इसमें जो है मुखौटा नृत्य भी किया जाता है। मुखौटा रूप में जो है वहां पे जो है नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है इसका सही जवाब ऑलरेडी क्लिक हो रखा है, केवल 1, 2 और 3 जो है बी इसका सही जवाब होगा। कानासार का इससे कोई संबंध नहीं है। तो यह तीनों जो पात्र हैं या यह तीनों जो शब्दावलियां हैं यह हमारी हिल यात्रा से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे, पिथौरागढ़ में लगता है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। साथियों यह उत्तराखंड के भौगोलिक और ग्लेशियरों से संबंधित क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है। इधर जो है हिमनद दिए गए हैं, या यूं कहे ग्लेशियर दिए गए हैं, ग्लेशियर, या फिर जो है हम कह सकते हैं हिमानी, कुछ हिमानियां जो है दी गई है, और किस संबंधित जिले में वो देखना है। तो खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है बिल्कुल। और दोस्तों जो खतलिंग ग्लेशियर है यह भिलंगना नदी का उद्गम है। भिलंगना नदी जो है यहाँ से निकलती है, तो भागीरथी और भिलंगना के संगम पे हमारे टिहरी में गणेश प्रयाग है। नेक्स्ट हम देखते हैं सतोपंथ ग्लेशियर। तो सतोपंथ ग्लेशियर बागेश्वर में नहीं है साथियों, और पूछा सुमेलित नहीं है, तो विकल्प बी सुमेलित नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो सतोपंथ ग्लेशियर है यह हमारे जनपद चमोली में है, चमोली में, और चमोली में है। और यहाँ से जो है अलकनंदा नदी का उद्गम है, अलकनंदा नदी का जो है उद्गम है। कई बार ये क्वेश्चन आ रखा है। और हमारे 5 प्रयागों में अलकनंदा नदी जो है संगम बनाती है। जैसे आपको पता है कि आगे जो है 3 प्रयाग तो हमारे चमोली में है, नंद प्रयाग, अलकनंदा, नंदाकिनी, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा, और जो है धौली गंगा जिसे विष्णु गंगा भी कहते हैं। आगे कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है। फिर आगे चलकर रुद्र प्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी का संगम, और फिर आगे हमारा टिहरी जनपद में जो देव प्रयाग है जो है अलकनंदा और भागीरथी का संगम, जिसे सास बहू के संगम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से अलकनंदा नदी जो हमारी इतनी महत्वपूर्ण नदी है, इसका उद्गम चमोली, और चमोली का सतोपंथ ग्लेशियर, तो बागेश्वर में नहीं है। नेक्स्ट है बागेश्वर में हमारा और ग्लेशियर है, जैसे कफनी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, आगे है गंगोत्री ग्लेशियर। तो दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, यह सही है। और मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, यह भी सही है। तो इसमें पूछा था कि कौन जो है सुमेलित नहीं है, तो जैसे हमारा सतोपंथ ग्लेशियर सुमेलित नहीं है, बागेश्वर दिया होना क्या चाहिए था, चमोली। अब 1-2 क्वेश्चन और एराइज होते हैं। जो मिलम ग्लेशियर है दोस्तों यह कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, कुमाऊं का जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर, कुमाऊं का सबसे बड़ा जो है हिमनद है मिलम ग्लेशियर। और जो ये गंगोत्री ग्लेशियर है यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो हिमनद है या जो हिमानी है या जो ग्लेशियर है वो है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ रखा है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो गंगोत्री ग्लेशियर, और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है हमारा मिलम ग्लेशियर जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। देख सकते हैं आप। और साथियों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आगे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। तो देख सकते हैं आप, ये करंट का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में उत्तराखंड के अधिकतम 18 उत्पादों को जो है जीआई टैग जो है प्रदान किया गया। तो यह रिकॉर्ड बन गया इस दिन की, एक ही दिन में उत्तराखंड के 18 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। दोस्तों जीआई टैग जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसको कहते हैं, भौगोलिक संकेतांक, जो किसी क्षेत्र विशेष की मुल्क पहचान को जो है बताता है कि इस क्षेत्र में यह उत्पाद जो है उत्पादित होता है, और उसको कहीं ना कहीं एक ब्रांडिंग और मार्केटिंग जो है उसकी की जाती है, एक मार्केट मिल जाती है। जैसे किसी उत्पाद को जो है जीआई टैग मिलता है वैश्विक स्तर पर। तो 18 उत्पादों को जो है 2023 में एक ही दिन में जीआई टैग दिया गया उत्तराखंड के। यह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और पहला कथन जो है सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि बेडू और बद्री घी उत्तराखंड का जीआई टैग जो है प्राप्त उत्पाद है।
तो बिल्कुल दोस्तों वर्ष जो है हाल ही में वर्ष 2025 में हमारा जो है बेडू जो है, जिसको हिमालयन फिग भी कहते हैं, हिमालयन अंजीर, और जो बद्री गाय है, बद्री गाय के घी को भी जो है जीआई टैग हमारा मिल चुका है, जीआई टैग। तो इस प्रकार से जो है हमें याद रखना है कि यह दोनों कथन जो है सही है। हाल में किसको मिला, तो बेडू और बद्री गाय के घी को भी जो है जीआई टैग मिल गया। तो कथन 1 और 2 जो है दोनों सही है, पूछा गया है कि सही है। और वर्तमान में जो है यदि हम देखें कि वर्तमान में उत्तराखंड के कुल कितने उत्पादों को मिला, तो वर्तमान में उत्तराखंड के लगभग 29 उत्पादों को, मतलब बेडू को और बद्री गाय के घी को ऐड करके भी जो है वर्तमान में टोटल ऐसे 29 उत्पाद है जिनको जीआई टैग जो है मिल चुका है हमारे उत्तराखंड के। जैसे और भी है कई सारी चीजें है, उसमें रामायण का मुखौटा है, आगे हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है उत्तराखंड की जो है पहली महिला सीएस अर्थात चीफ सेक्रेटरी, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की पहली महिला जो है मुख्य सचिव कौन है। हमें पता है कि वर्तमान में आनंद वर्धन जी, वर्तमान में जो है अभी वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आनंद वर्धन जी, आनंद वर्धन, आनंद जो है वर्धन जी हमारे मुख्य सचिव है और 18वें जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड। और इनसे पहले जो 17वें क्रम में थी वह थी राधा रतूड़ी जी, जिनका जिक्र किया गया है, राधा रतूड़ी, जिनसे संबंधित क्वेश्चन है राधा रतूड़ी। तो निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की प्रथम महिला, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव पूछा गया। तो उत्तराखंड की दोस्तों प्रथम महिला जो चीफ सेक्रेटरी है वो है राधा रतूड़ी जी। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे ही राधा रतूड़ी जी का यह कार्यकाल समाप्त हुआ, मतलब और तो देन उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त, पहली महिला जो है मुख्य सूचना आयुक्त, आप लोगों को यह भी याद रखना है कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव भी जो है राधा रतूड़ी जी है। और पहली महिला, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना जो है आयुक्त भी हमारी राधा रतूड़ी जी है। तो इस प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यूके पीएससी में ये आ रखा है ऑलरेडी। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और यह भी करंट का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय जो ऊर्जा है, भूतापीय जियोथर्मल क्षमता, भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल क्षमता का पता लगाने के लिए और उसके विकास के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हमारी राज्य सरकार चाह रही है कि यहाँ पे जो है कुछ जियोथर्मल प्लांट लगाए जाए, तो उसके लिए राज्य सरकार ने हमारे राज्य में 40 स्थानों को भी चिन्हित किया है, 40 स्थानों को जो है चिन्हित किया है कि जहाँ पर जो है भूतापीय ऊर्जा का पता लगाया जाएगा और उसको जो है उसका विकास किया जाएगा, ताकि जो है हम एनर्जी के क्षेत्र में भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की जो है दिशा में बढ़े। तो इसके लिए किस देश के साथ जो है हमारा एमओयू साइन हुआ है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है आइसलैंड। वर्ष 2025 में आइसलैंड के साथ जो है यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्तराखंड में दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ट्रैकिंग स्थल है। तो यह भी करंट का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड में दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ट्रैकिंग जो स्थल है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों वह जनकताल है, और जो आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। उत्तरकाशी में स्थित जनकताल दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ट्रैकिंग स्थल। और जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बाद यहाँ पे पर्यटन वगैरह पर प्रतिबंध लग गया था, लेकिन इसका जो है प्रधानमंत्री जी ने फिर जो है पुनः शिलान्यास उद्घाटन करके जो है यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसे पुनः शुरू कर दिया है। यदि बात करें कि कितने जो है ऊंचाई पर, कितने फीट की ऊंचाई पर है, तो 17,716 जो है फीट की ऊंचाई पर हमारा जो है यह जनकताल ट्रैक है, जो जनपद उत्तरकाशी में पड़ता है। यदि हम मीटर की बात करें तो 5,400 मीटर, लगभग 5,400 मीटर की जो है ऊंचाई पर है। और फीट में बात करें तो 17,716 जो है फीट की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे।
उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित यह क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में स्थापत्य का उत्कर्ष किस शासनकाल में सर्वाधिक हुआ। तो स्थापत्य कला के लिए सबसे ज्यादा जो फेमस है इनमें वह है कत्यूरी शासनकाल में, जो है कत्यूरी शासनकाल स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष इस काल में रहा, कत्यूरियों के काल में उत्तराखंड में। तो 15वां क्वेश्चन, कत्यूरियों के बारे में मैंने आपको बताया, बसंत देव इसके संस्थापक थे। आगे हम देखेंगे यह जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 और थारू जनजाति। थारू जनजाति दोस्तों उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो है जनजातीय समुदाय है और सबसे ज्यादा जो है हमारा उधम सिंह नगर वाले जो है क्षेत्र में रहता है, इसलिए यहाँ जो क्षेत्र है रुद्रपुर उधम सिंह नगर वाला, इसे थरवाट भी कहते हैं, सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय। तो थारू जनजाति में अपना पराया, यह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है कि थारू जनजाति में अपना पराया नामक जो रस्म है यह धार्मिक रस्म है। तो हमें पता होना चाहिए क्या यह धार्मिक रस्म है या कोई और रस्म है। तो साथियों यह धार्मिक रस्म नहीं है, यह एक वैवाहिक रस्म है, वैवाहिक रस्म। तो अपना पराया एक वैवाहिक रस्म है, वैवाहिक रस्म। तो हमें याद होना चाहिए कि यह कैसी रस्म है, वैवाहिक, वैवाहिक रस्म। नेक्स्ट है कि कथन 2, अपना पराया नामक जो ये अनोखी रस्म है, जो अनोखी कैसी रस्म है, वैवाहिक। इस अनोखी जो है वैवाहिक रस्म में महिला, जो महिला होती है वह हाथ के बजाय, मतलब वैवाहिक रस्म में तो हमें पता नहीं विवाह होगा दो दंपतियों के मध्य, तो महिला जो है हाथ के बजाय जो है जो खाना है वह पैरों से खिसका कर देती है। तो यह जो कथन 2 है यह सही है। बस कथन 1 जो है वह गलत है क्योंकि धार्मिक रस्म कहा गया है, जबकि है क्या है, एक वैवाहिक रस्म। तो इसमें होगा केवल 2 सही है, केवल जो है कथन 2 सही है कि इसमें जो है इस वैवाहिक रस्म में जो महिला होती है वह खाना को जो है हाथ के बजाय पैरों से खिसका कर देती है। और हमें पता है कि जो थारू समाज है, हमारी जो थारू जनजाति, मात्र सत्तात्मक जो है व्यवस्था इनमें देखने को मिलती है, सामाजिक व्यवस्था और बदला विवाह, 3 टिकथी जो प्रणाली है विवाह की, ऐसी तमाम प्रणालियां इनमें प्रचलित है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और फिर जो है जनजातियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो जोड़ा जो विवाह है से संबंधित निम्न विकल्पों पर विचार कीजिए। पहला जो है विकल्प है कि यह विवाह जौनसार बावर में जो है एक अनोखी परंपरा है। जौनसार बावर में, जौनसारी जनजाति में, जौनसार बावर में यह परंपरा देखने को मिलती है, जो जोड़ा। दूसरा है कि इस विवाह परंपरा में जो दुल्हन है वह खुद बारात लेकर दूल्हे के घर जाती है। तो साथियों हमें पता है कि जैसे अमूमन हमारे पहाड़ में जब शादी होती है तो जो दुल्हा है वह दुल्हन के घर जाता है पूरे गाजे बाजे के साथ, बारातियों के साथ, लेकिन यहाँ पर जो है इस विवाह परंपरा में दुल्हन जा रही है दूल्हे के घर जो है। तो जैसे गीत है ना कि ले जाएंगे दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं कि भाई ले जाएंगे दिलवाले दूल्हे को ले जाएंगे, क्योंकि दुल्हन जा रही है जो है लेने। नेक्स्ट है यह विवाह परंपरा महिला सशक्तिकरण और समानता को प्रोत्साहन देता है, बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट, कि भाई जो है महिला भी इतनी सशक्त है कि भाई जो है बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंच सकती है और दूल्हे को ला सकती है। नेक्स्ट है यह विवाह परंपरा बाज दिया के नाम से भी जानी जाती है। तो बिल्कुल यदि हम जौनसारी जनजाति की विवाह परंपराएं देखें तो उसमें है बेबी की, बोई दोदी की, बाज दिया। तो बाज दिया इस जो है जो जोड़ा जो विवाह है, आपको याद रखना है जो जोड़ा जो विवाह है, इस जोड़ा जो विवाह है इसको जो है बाज दिया के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ज्यादा धूमधाम से यही विवाह जो है प्रणाली जो है प्रचलित है वहां पे, जो पूरे धूमधाम के साथ की जाती है। तो इस प्रकार इसका भी जवाब जो है ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर कि इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए कौन से सही है। तो 1, 2, 3, 4 सभी विकल्प दोस्तों जो है सही है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और इसके बाद जो है 3 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं। एक बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और काफी पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में बुक से। यह किताब का नाम है कि नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग कास्ट्स ऑफ गढ़वाल। तो प्रिवेलिंग मतलब प्रचलित, तो नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग कास्ट्स ऑफ गढ़वाल मतलब कुल मिला के गढ़वाल की जातियों से संबंधित यह पुस्तक है। तो यह पुस्तक किसने लिखी है? नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग कास्ट्स ऑफ गढ़वाल। तो यह कुछ विकल्प दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गंगादत्त उप्रेती जी। गंगादत्त उप्रेती साहब ने इस किताब में लिखा है और गढ़वाल की तमाम जो जातियां हैं उनका जिक्र इसमें हमें मिलता है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो
यह जनगणना से संबंधित है कि वर्ष 2011, अब 2027 में होगी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राज्य के किस जनपद में दशकीय वृद्धि दर, जो डिकेड ग्रोथ रेट है 10 वर्षों की अवधि में, कितनी बढ़ोतरी हुई या घटोतरी हुई। तो 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही, अर्थात 10 वर्षों की अवधि में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी किन जिलों में, इन 4 विकल्पों में से देखना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पौड़ी और अल्मोड़ा, अर्थात बी और सी दोनों जो है विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि पौड़ी में, गढ़वाल में बात करें और जो है कुमाऊं में बात करें तो अल्मोड़ा, इन दोनों जनपदों में जो 10 की वृद्धि दर है वह ऋणात्मक रही। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट्स का, प्रैक्टिस सेट्स, वह है 20वां। रामायण के बारे में पूछा गया है कि रामायण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। रामायण, हमें पता है कि दोस्तों जो रामायण उत्सव है जो हमारा चमोली के जो है सलूर डुंगरा गांव में, चमोली का जो है सलूर डुंगरा जो गांव है वहां की जो रामायण है काफी प्रसिद्ध है। और रामायण में हमें पता है कि यह रामायण का ही एक अपभ्रंश रूप है, जहां रामायण में संवाद के माध्यम से हम देखते हैं, लेकिन इसमें जो है एक नाट्य शैली में, मुखौटा शैली में जो है मंचन किया जाता है, प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाता है रामायण में। तो उसके संबंध में कुछ बातें लिखी गई है इसमें मुखौटा के साथ, जो कि मैंने अभी बताया भी कि मुखौटा के साथ नृत्य किया जाता है। और साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि रामायण में आपके 18 जो है मुखौटे प्रयुक्त किए जाते हैं। और जो ये मुखौटे बनते हैं साथियों, यह भोजपत्र के बनते हैं, या जिसको भोजपत्र भी कहते हैं, भोजपत्र, जो हमारा उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा ऑलरेडी। और इस रामायण मुखौटे को भी वर्ष जो है 2023 में हमारा GI टैग दिया गया। तो याद रखेंगे आप कि GI टैग रामायण मुखौटे को 2023 में भी मिल चुका है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है। और साथ ही साथ 18 मुखौटों के अतिरिक्त रामायण के बारे में यदि हम जाने तो इसमें 18 मुखौटे, 18 ताल और 12 ढोल, 12 दमाऊं और साथ ही साथ 9 भंकोरे, ये जो है प्रयुक्त किए जाते हैं इस उत्सव में। और चमोली के सलूर डुंगरा की जो है यह एक अमूर्त विरासत में, जो यूनेस्को की जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भी हमारा रामायण उत्सव सम्मिलित है। तो यह भी याद रखना है। और 2 अक्टूबर वर्ष 2009 को इसको जो है ये यूनेस्को ने अपनी अमूर्त, याद रखेंगे आप, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित किया। और इसको जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित करने में एक बड़ा योगदान है यहाँ के जो क्षेत्रीय या स्थानीय जो व्यक्तित्व हम कहेंगे डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी जी का। तो डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी जी का, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है चमोली जनपद का एक लोक उत्सव है जो कि मैंने बताया यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित है। तो उपयुक्त सभी जो है सही है दोस्तों, जितनी भी बातें आप लोगों को बताई रामायण के संबंध में काफी इंपॉर्टेंट यह है। और कुछ नृत्य भी किए जाते हैं इसमें, जैसे म्यूर मुरैन हो गया, बनिया बनियान हो गया, कुरु जोगी हो गया, मालमल हो गया, इन पे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से आज के यह टॉप 20 क्वेश्चन विद डिटेल्ड सॉल्यूशन हमने देखा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते उत्तराखंड अशोक जोशी के इस चैनल पर आप बने रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब कर और कमेंट भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।